आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 12 का न्यू मॉडल सेट आ गया है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। देखिए, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का मॉडल सेट आया हुआ है। मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का और जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हर एक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द करा दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जो हमारा सेट 1 है, सेट 1 का यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, हो सके आप लोगों को आवाज में या फिर कोई वर्ड समझने में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि भाई एक्चुअली में मेरा मुंह में घाव हो गया है, इतना ज्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है और आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। खैर कोई नहीं, चलिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्टिव वाला है ना, हिंदी इलेक्टिव का, यहाँ पर किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है और ये जो हमारा पैसेज है, देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। पैसेज में यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद देख लीजिए क्या है। इसके बाद हमारा यहाँ पर खंड ख है और ये जो खंड ख है, इसमें हमारा रचनात्मक लेखन है, अभिव्यक्ति है और माध्यम है। और इसमें हमें टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन दिया गया है। 2 प्रश्न का यहाँ पर हमें आंसर देना है। देख लीजिए, यहाँ पर एक है कि इंटरनेट वरदान या अभिशाप विषय पर निबंध लिखिए। एक तो हमें यहाँ पर निबंध दिया गया है। फिर आगे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आगे हमें और क्या दिया गया है। फिर दूसरा यहाँ पर हमें एक पत्र लिखने के लिए दिया गया है और तीसरा दिया गया है कि संचार एक प्रक्रिया है, कैसे संचार के तत्वों के माध्यम से स्पष्ट करें। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, आप लोगों का जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है उसमें हमारा जो पैसेज होगा, ठीक है, उसमें हमारा जो भी पैसेज होगा और जो हमारा राइटिंग सेक्शन वाला है, मैं क्या करूंगा, एक वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए और जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है आप लोगों का, उसमें जितना भी पैसेज है, हर एक पैसेज को मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में बता दूंगा। और उसी प्रकार से मैं राइटिंग सेक्शन का भी करूंगा। राइटिंग सेक्शन में जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन है, चाहे निबंध हो, चाहे पत्र हो, चाहे इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, एक ही वीडियो में आप लोगों का जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, हर एक मॉडल सेट में जितना भी राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन होगा, एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों का पाठ्य पुस्तक वाला है, यानी जो आप लोगों का बुक्स में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों की किताब का जो भी क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन को फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग देख लीजिए कितना सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो यहाँ पर हम लोग हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे हम लोग क्या करेंगे, पैसेज का एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग हर एक मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसी प्रकार से राइटिंग सेक्शन का हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हर एक मॉडल सेट के हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इससे आप लोगों को तैयारी करने में बहुत ही सुविधा होगा। तो चलिए हम लोग पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर 3 का क क्या है। यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, इसका हमें व्याख्या करना है। तो चलिए भाई व्याख्या करते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से करना है। यहाँ पर दिया है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम वर्ष जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो इसका व्याख्या करना है। इसका मतलब हो जाएगा कि देवसेना इस गीत में कह रही है कि आज मैं वेदना से भरे इस हृदय से सुखद जीवन की कल्पनाओं से विदाई ले रही हूँ। स्कंदगुप्त के प्रेम में मेरी अभिलाषा रूपी प्राप्त भिक्षा को वापस भिक्षा के रूप में ही लौटा रही हूँ। तो भाई ये हो जाएगा इसका भावार्थ, यानी इसका व्याख्या, इसका अर्थ कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको देख लीजिए क्या है। और भाई मैं आपको बार बार थोड़ा सा हो सके आपको कोई वर्ड समझने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि मेरा मुंह में घाव है, थोड़ा सा मैनेज करके रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो है यहाँ पर क्वेश्चन ख नंबर में क्या है कि साधु सभी गुर प्रभु निकट कहूँ सुथल सती, भाव प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जाना ही मुनि रघुराऊ। इसका मतलब हो गया कि साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। तो ये हो जाएगा भाई इसका अर्थ। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देख लीजिए हमें जो प्रश्न दिया गया इसका उत्तर देना है। पहला जो प्रश्न है क्या है कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है
और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बनारस में जो वसंत का जो आगमन होता है, किस प्रकार से बनारस में वसंत आता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज के बारे में यहाँ पर लिखना है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि कवि के अनुसार, यानी इस कविता के अनुसार क्या है कि अचानक बनारस में वसंत का आगमन होता है, यानी बनारस में जो वसंत आता है अचानक आ जाता है। जब बनारस शहर में वसंत का आगमन होता है तो संपूर्ण शहर में एक धूल का बवंडर सा छा जाता है, यानी चारों तरफ धूल ही धूल उड़ते रहता है, जिसकी धूल संपूर्ण शहर को किरकिरा कर देती है। ऐसे तो वसंत में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, परंतु बनारस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए वसंत में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते उगते हैं, लेकिन बनारस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चारों तरफ धूल ही धूल देखने को मिलता है। गंगा के घाट लोगों से भर जाते हैं, यहाँ तक इस मौसम में बंदरों की आंखों में नमी दिखाई देती है। तो भाई ये हो जाएगा इसका आंसर, नोट डाउन करिए, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने लिख दिया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि जियत दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए इसका उत्तर है कि नागमती का पति परदेश गया हुआ था। पति की अनुपस्थिति के कारण उनका मन नहीं लगता था, वह पति के वियोग में जल रही थी। एक स्थान पर पति के वियोग से उत्पन्न विरह को उसने बाज के यहाँ पर रूप लिख दीजिएगा, ठीक है, बाज के रूप में, यहाँ पर रूप लिख दीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, बाज के रूप में चित्रित किया था। मतलब देखिए उसका जो दर्द था, जो तकलीफ था, उसको उसने कैसा बोला है, बाज के रूप में उसको उन्होंने चित्रित किया है। जिस तरह बाज अपने शिकार को नोच नोच कर खा जाता था, वैसे ही विरह रूपी बाज नागमती को जीवित नोच नोच कर खा रहा था। जिस प्रकार से बाज किसी भी जानवर को नोच नोच के खाता है, उसी प्रकार से जो उनके भीतर का जो दर्द था, तकलीफ था, जो विरह था, वो विरह नागमती को बाज के जैसा ही खा रहा था अंदर से। उसे लगता था जैसे विरह रूपी बाज उसे अपना शिकार बनाने के लिए नजर गड़ाए बैठा था। ये हो जाएगा भाई इसका आंसर, नोट करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ पर 5 नंबर हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है, क्या है देख लीजिए यहाँ पर। और देखिए भाई इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक दूंगा आगे, ठीक है, इसके लिए नहीं, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा जो लेखक वाला होगा, लेखक वाला उसके लिए, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है क्या है देख लीजिए कि लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव निम्नलिखित कारणों से बढ़ता गया। पहला कारण क्या है कि लेखक का घरेलू परिवेश ही ऐसा था, उसके पिताजी हिंदी साहित्य के प्रेमी थे। देखिए पहला पॉइंट कि जो लेखक का जो घर का जो माहौल था वो भाई पूरा पूरी हिंदी साहित्य के टाइप का ही था, इसलिए उसका हिंदी के प्रति झुकाव बढ़ा, ये हो गया पहला बात। दूसरा बात क्या है कि लेखक बचपन से ही हिंदी अनुवाद, रामचरितमानस, रामचंद्रिका तथा नाटकों का वाचन सुनते थे, मतलब हिंदी अनुवाद सुनते थे, रामचरितमानस का कथा सुनते थे, रामचंद्रिका सुनते थे, हिंदी नाटक सुनते थे, इसीलिए, ठीक है। इसके बाद क्या कि उनके पिताजी ने उनको हिंदी साहित्य से पहले ही अवगत करा दिया था। कॉलेज में भी वे हिंदी की पुस्तकें पढ़ते थे। देखिए लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने पहले ही हिंदी साहित्य के बारे में उनको बताया था और कॉलेज में भी वे हिंदी के ही पुस्तक पढ़ते थे। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है क्या कि भारत जीवन प्रेस की किताबें उनके यहाँ प्राय आती रहती थी। साथ ही मिर्जापुर में केदारनाथ पाठक ने एक पुस्तकालय खोला था जहाँ से किताबें लाकर रामचंद्र शुक्ल पढ़ा करते थे। अगला पॉइंट उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही हिंदी प्रेमियों की मंडली में जाना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार हिंदी साहित्य के प्रति लेखक का झुकाव बढ़ता गया। तो ये रहा पूरा पूरी कहानी कि लेखक का जो झुकाव है हिंदी साहित्य के प्रति क्यों मतलब बढ़ा था, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है देख लीजिए कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत यानी कि उदाहरण क्यों दिया है। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है, यानी कि उदाहरण दिया है। क्यों दिया है देखिए, जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है परंतु उसे दोबारा जोड़ना उसके लिए संभव नहीं होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात सही है, घड़ी को तो सब कोई खोल देगा बट उसको हर कोई इसको जोड़ नहीं सकता है। वह प्रयास तो कर सकता है परंतु करता नहीं है। उसका मानना होता है कि वह ऐसा कर ही नहीं सकता है। ऐसे लोग प्राय बिना धर्म को समझे उसके जाल में उलझे रहते हैं क्योंकि उनके लिए धर्मगुरुओं ने इसे रहस्य बनाया हुआ है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है कि अमझर से आप क्या समझते हैं, अमझर गांव में सुनापन क्यों है। इसका उत्तर होगा कि अमझर
सिंगरौली के एक गांव का नाम है। अमजर क्या है भाई? तो सिंगरौली के गांव का नाम है। अमजर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आम और एक झरना, जिसका अर्थ हुआ वह स्थान जहां आम झरता हो, ठीक है, उसी को अमजर बोला जाता है। जब से सरकार ने अमरोली प्रोजेक्ट की घोषणा की, तब से इस गांव के आम के पेड़ों ने फलना फूलना छोड़ दिया है। अमजर गांव नवागांव के अंतर्गत आता है और इस प्रोजेक्ट से इसे भी उजाड़ा जाएगा। यह सूचना मानव प्रकृति को भी पता चल गई है, अतः इस वजह से अमजर गांव में सुनापन छा गया। ठीक है, मतलब अमजर जो गांव था उसमें एक फैक्ट्री लगने वाला था, उस गांव में एक प्रोजेक्ट लगने वाला था, और ये जो खबर है जैसे मान के चलो कि पेड़ पौधे प्रकृति को भी पता चल गया, इसलिए आम का जो पेड़ सब था ना वो फलना फूलना बंद कर दिया, छोड़ दिया। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैं इसके लिए मैं बात कर रहा था, इसका मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी ट्रिक दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि धनानंद के दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखे। तो एक हो गया यहाँ पर सुजान सागर, दूसरा हो गया वीरा लीला। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए मैं आपको जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया आगे कि मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा हर एक चीज को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंडित चंद्रधर शर्मा, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की दो कहानियों का नाम लिखे। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है, एक सुखमय जीवन, एक बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। एक्चुअली इसका 3 ही कहानी था और तीनों को मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर 2 बोला है, आप लोग एग्जाम में 2 ही लिखिएगा, 3 नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को केवल लिख दिया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है, और देखिए जैसा बोला जाएगा उतना ही देना है। यहाँ पर तो मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में जितना पूछा जाएगा उतना ही देना है। अगर 2 बोलेगा तो 2 दीजिएगा, 3 बोलेगा तो 3 दीजिएगा, 1 बोलेगा तो 1 दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। यहाँ पर देखिए बोला कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मात्र एक प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अभी फिलहाल आपको सीखना है, समझना है, इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का क्या है विवेचना कीजिए। देखिए बहुत सारा मिसप्रिंट है कि मतलब जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आया उसमें, ठीक है, तो विवेचना कीजिए। तो चलिए हम करते हैं। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास का चरित्र निम्न प्रकार से हो सकता है। देख लीजिए या फिर कोई सा भी क्वेश्चन आया अगर सूरदास का चरित्र के बारे में बोलेगा तो ये सब आप लोगों को लिख देना है। देखिए पहला परिश्रमी, यानी जो सूरदास थे ना भाई वह परिश्रमी व्यक्ति थे, वह भाग्य के भरोसे रहने वाले नहीं थे, उसे स्वयं पर विश्वास था। उनका झोपड़ी जल जाने के बाद भी वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया, मतलब वो परिश्रमी व्यक्ति थे। ठीक है, उसने यही संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा। ये हुआ पहला बात कि वह परिश्रमी थे। दूसरा है बहादुर। सूरदास भले ही अंधा था परंतु वह डरपोक नहीं था, मुसीबतों से सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता है। अगला है दृढ़ निश्चयी। वह दृढ़ निश्चयी था, वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। रुपये के जल जाने के बात ने उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया, परंतु बच्चों की बातों ने जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकते हैं। पर उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय था कि भाई हमने ठान लिया तो ठान लिया, 300 नंबर लाना है, ये हमने मान लिया। तो वही बात है ना, 300 नंबर, 400 नंबर, 450 जितना लाना है आप लोग भी मान लीजिए। ठान लिया तो ठान लिया, जितना नंबर लाना है भाई आप लोग सोच लो और उसको मान लो, ये कहानी है। आगे चलिए अगला जो कोई यहाँ पर पॉइंट है क्या है, हार न मानने वाला। सूरदास कठिन परिस्थितियों से लड़ने वाला व्यक्ति, वह कभी हार नहीं माना। सहनशीलता, वह मुश्किलों का सामना बार बार करने की बात करता है, इसलिए सूरदास में सहनशीलता भी है, उसके अंदर सहनशीलता भी है और सहनशीलता होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ख क्या है कि बच्चों का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। ठीक है, इसके बारे में हमें यहाँ पर व्याख्या करना है भाई। तो देख लीजिए यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, थोड़ा सा, बहुत सारा क्वेश्चन में मिसप्रिंट दिया हुआ है। व्याख्या कीजिए किस प्रकार से है इस चीज को व्याख्या करना। चलिए भाई देख लेते हैं इसके आंसर को हम लोग यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से कि बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। रियली में बच्चे और माँ का बहुत ज़्यादा डीपली रिलेशन होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब बच्चा माँ की कोख में होता है तब से ये संबंध जुड़ जाता है। जब वो जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। जब वो जन्म लेता है उस टाइम से लेकर 6 महीने तक माँ का वही दूध पीता है। फिर इस दूध को आगे वो 3 सालों तक या फिर 3 वर्षों तक ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है, इससे माँ बच्चे के मध्य संबंध सजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता, हंसता, खेलता, खाता पीता बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है, वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है।
जाहिर सी बात है भाई, माँ जो होती है ना अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ की स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर देता है। एक्चुअली में बोले मानव जीवन जो है उसका धन्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और भाई 2 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसके क्या कारण है? तो चलिए भाई इसके कारण को देखते हैं। क्या मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसके निम्नलिखित कारण है। तो एक एक करके देखते हैं इसके क्या क्या कारण थे। ठीक है, ये एक्चुअल में कारण है। देखिए पहला क्या हो जाएगा कि मालवा में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। वहाँ पर तरह तरह की फैक्ट्री कारखाना वगैरह लगने लगा। उद्योग पर्यावरण को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं। उद्योग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि हो रहा है। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है और अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है कि मालवा में पेड़ पौधों को अंधाधुंध कटा गया, जिससे वहाँ ये समस्या पैदा हुआ। फैक्ट्री वगैरह लगाने के चक्कर में पेड़ पौधों को भी एकदम अंधाधुंध कटा गया, पेड़ पौधा को रखा नहीं गया, ये भी कारण है वर्षा नहीं होने का। अगला है कि उद्योग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है या गर्म होती है, जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है, और ये भी एक कारण है। अगला क्वेश्चन कि पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। देखिए भाई ऐसा क्वेश्चन आए या फिर सिंपल भूप दादा का विशेषता के बारे में आता है, चरित्र विशेषता के बारे में आता है, तो आपको यही सब आंसर लिख देना है। चलिए मैं आपको एक करके समझाता हूँ कि भूप दादा कैसे व्यक्ति थे। तो पहला बात है वो धैर्यशाली बोलिए या फिर धैर्यशील बोलिए, एक ही बात है। तो धैर्यशील व्यक्ति थे। भूप दादा एक धैर्यशाली व्यक्ति है। उन्होंने अनेक संकटों का सामना धैर्यपूर्ण किया है। वे किसी भी संकट से डरते नहीं थे, बल्कि संकट का डटकर सामना करते थे। किसी भी संकट से वो डरते नहीं थे, बल्कि हर एक संकट का जो भी मतलब परेशानी दिक्कत आता था उसका डटकर सामना करते थे। अगला जो पॉइंट है भाई वो क्या था, तो वह मेहनती था। वह एक मेहनती व्यक्ति है। पहाड़ों पर रहते हुए उन्होंने कभी बाहर काम करने की नहीं सोची, उन्होंने अपने निवास स्थान पर ही मेहनत की। तीसरा है शक्तिशाली। भूप दादा एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह रूप सिंह और शेखर को अपने बल पर पहाड़ी पर चढ़ाते हैं। तो भूप दादा यहाँ पर भाई स्ट्रांग भी है। इसके बाद जो हमारा अगला है क्या भाई, यहाँ पर स्वाभिमानी। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। अपने मुश्किल दिनों में उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि कठिन परिश्रम किया। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने क्या किया, कठिन परिश्रम किया। तो देखिए पांचवा पॉइंट क्या है कि कुशल पर्वतारोही, यानी ये जो थे ना भूप दादा जो थे ना, बहुत ही अच्छे तरीके से पहाड़ों में चढ़ने जानते थे। भूप दादा एक पहाड़ी पुरुष है। पर्वतारोहण उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, जो पहाड़ पे चढ़ना उतरना वो कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन वह एक कुशल पर्वतारोही है, जिसके उदाहरण कहानी में कई स्थानों पर है। इस पॉइंट को भी लिखिए। इसके बाद क्या है भाई, हमारे पास आत्मविश्वास, यानी भाई उसके अंदर बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास था। आत्मविश्वास क्या है कि भूप दादा आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्ति है। जब पहाड़ी पर चढ़ते समय रूप सिंह और शेखर थक जाते हैं तो वह उन्हें अपनी कमर से बांधकर ऊपर पहुंचाते हैं। वह अकेले आकर ऊंचे पहाड़ पर खेत तथा घर बनाते हैं, और भाई ये आत्मविश्वासी व्यक्ति है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर मैंने आप लोगों को जो आपका हिंदी इलेक्टिव का जो सेट 1 है उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें किताब वाला जो पोर्शन है मैंने आप लोगों को करा दिया, और एक एक करके वीडियो मिलेगा जहाँ पर मैं आपको पैसेज का एक दूंगा, और मैं आप लोगों को जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसका एक वीडियो दूंगा, और जो भी सेट 2, 3 जो भी आया है हर एक का मैं आपको एक एक करके हर एक का सोल्यूशन करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।